उन जमात को एक बाकायदा वो दी जाती है कि आपने साहब इस एरिया में जाके काम करना है। वो इसमें वो एरिया भी शामिल है जहाँ पर बसें नहीं जाती हैं, लोग पैदल जाते हैं। इनमें वो एरिया भी शामिल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं। और वो लोग वहाँ पर जाके क्या करते हैं, वो लोग मस्जिदों में जाके रहते हैं, ठीक है, और वहाँ के लोगों से जा कर के इंटरेक्शन करते हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे कहते हैं कि भाई देखो, जुआ मत खेलो, ये गुनाह है, शराब मत पियो, ये गुनाह है, ठीक है, अपनी निगाहें नीची रखिए क्योंकि ये गुनाह है, किसी की बहन बेटी की तरफ मत देखिए क्योंकि ये गुनाह है, किसी के आप घर में जा रहे हैं तो आप दरवाजे के सामने मत खड़े होइए क्योंकि वहाँ से हो सकता है कोई लेडीज़ आए तो आपकी बेपर्दगी हो जाएगी, ये गुनाह है, एक तरफ खड़े हो जाइए। या आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप सड़क पे देखिए कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ ना हो, अगर वो पड़ी है तो आप उसे उठा के एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। इसको ये इनका ये काम बेसिकली होता है। या आप जब सो रहे हैं तो आपको कैसे सोना है, जैसा आप साइंस कहते हैं कि आपको इस तरह से सोना है, ये लोग वही बताते हैं क्योंकि इस्लाम की तकरीबन सारी चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें भी साबित हो चुकी हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग कि इस्लाम ने किस तरह से सोना बताया है, किस तरह से जागना बताया है, इस्लाम ने किस तरह से सड़क पे चलना बताया है। तो जो भी चीज़ें इस्लाम की हैं जिससे कि बहुत लोग दूर हैं और जो बुराइयाँ चारों तरफ हैं, उन बुराइयों को दूर करने का काम ये लोग करते हैं। सर, जो जमात आपने जैसे बताई, एक ग्रुप बन गए बेसिकली, तो एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? क्या मैंने बताया ना, उस ग्रुप में कोई वो नहीं है कि इतने ही लोग 10, होंगे। 20, 50, 60, 100 कितने भी? कुछ ग्रुप में 10 होते हैं, कुछ में 20 होते हैं, कुछ में 33 होते हैं, कुछ में मतलब कोई निर्धारित संख्या नहीं है, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो संख्या उस चीज़ पर ज़रूर निर्धारित होती है कि हम जिस एरिया में भेज रहे हैं वहाँ की मस्जिद की कैपेसिटी क्या इतनी है। ओके। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादातर छोटे छोटे ग्रुप ही रखे जाते हैं। तो इस तरह से दिन भर में तकरीबन हर रोज़ हज़ारों जमात निकलती हैं। हज़ारों जमात में किसी जमात में 10 आदमी है, किसी में 20 है, किसी में 30 है। तो आप समझ सकते हो कि हर रोज़ इस मरकज़ के अंदर तकरीबन 4-5 हज़ार आदमी नया आता है और इतना ही आदमी नया यहाँ से जाता है। ये रोटेशन 24 आवर चलता रहता है क्योंकि अब हिंदुस्तान में कहीं भी काम करके, विदेशों में कहीं भी काम करके लोग आ रहे हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका कोई टाइम नहीं है कि इस वक्त आएंगे। ये 24 आवर खुला होता है। वो आए आके उन्होंने अपने कहा जी हम यहाँ पर जा रहे हैं या हमें तरतीब बता दीजिए हमने कहाँ जाना है, वो तरतीब बताते हैं तो वहाँ से फिर वो जाते हैं। जो निजामुद्दीन मरकज़ है, क्या वो देश का सबसे बड़ा मरकज़ है? देखिए, देश का सबसे बड़ा मरकज़ की बात नहीं है, ये आपका सवाल मेरे ख्याल में गलत है। सबसे बड़ा मरकज़ है, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा तो कुछ भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये इस तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज़ है। इस तबलीगी जमात इस का? तबलीगी जमात का जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा मरकज़ है, इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने मस्जिद के बारे में बताया कि जगह कितनी है उस पर डिपेंड करता है, तो यानी कि इसको बड़ा कहा जा सकता है इस तबलीगी जमात का? मैंने बताया ये इस तबलीगी जमात का हेड ऑफिस है। ओके ओके ओके। तो यहाँ से लोग फिर अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से काम करके भी यहीं आके रिपोर्ट करते हैं। ओके ओके ओके। अब जैसे सपोज के लिए बुलंदशहर में है, बुलंदशहर से जमात चली, ठीक है, 4 महीने की कितनी चीज़ की जमात चली, तो यहाँ रिपोर्ट करेंगे वो, ओके। ठीक है। जब लगा के आएंगे टाइम तो यहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो ये मरकज़ है, ये सेंटर प्लेस है, यहाँ से सब कुछ चलता है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही 365 दिन 24 आवर्स रहती है। अच्छा सर, ये बताइए कि मार्च से लेके अब तक अगर मैं बात करूँ 31 तारीख तक, कितने लोगों का फिर आना जाना रहा होगा? सर मैंने आपको बताया ना अभी आपको, तो रोज इसमें रोज़ का है इनका कि 4-5 हज़ार लोग, 10 हज़ार लोग रोज़ आते हैं, इतने ही लोग रोज़ जाते हैं। अच्छा, बाकायदा उन सभी लोगों की एंट्री की जाती है, सभी के बारे में पता होता है कौन कहाँ जितने से भी आ लोग रहा है, आते कौन कहाँ हैं, से जा रहा है। जी। जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, सबकी एंट्री होती है, रजिस्टर में लिखा होता है सबके बारे में कि कहाँ से कितने लोग आए। तभी तो भाई, जैसे ही आपने बताया अभी, दूसरे साहब एक वो ले रहे थे इंटरव्यू कि 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 25 तारीख को इन सबके लोगों की लिस्ट लेकर के पहुंच गए थे वहाँ पर कि भाई इतने लोग हमारे पास हैं, यहाँ से आए हुए हैं ये लोग, इनको अपने अपने गंतव्य तक जाना है, आप प्लीज़ प्रोवाइड करिए ये ट्रांसपोर्ट, हमारे पास है, हमें इससे परमिशन दीजिए। तो चूंकि सब कुछ लिखा होता है, इसलिए ऐसी कोई वो नहीं है इसमें। तो जैसा कि अब आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ, 7 साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ, उनके समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, सभी लोग कहाँ पर हैं? सर मुकदमा पहली बात तो झूठा है, ठीक है, फर्जी मुकदमा है। मुकदमा क्यों दर्ज हुआ इस बात पे भी हम बात कर लेते हैं, और कहाँ है इस बात पे मैं पहले आपको बता देता हूँ। सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं, अपने अपने घरों पर हैं, सबके मोबाइल खुले हुए हैं। मीडिया जो एक बात ये चला रही है कि फरार हो गए या एब्सकॉन्डर हैं
ये अपने आप में इतनी घिनौनी बात है। एब्सकॉन्डर वर्ड या फरार होना वर्ड सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, उसके लिए बड़ा लंबा एक प्रोसीजर है। नोटिस जाएगा, पेश नहीं होगा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, दफ़ा 81 में, दफ़ा 82 में होगी प्रोसीडिंग, अखबार में छपेंगी। मीडिया ने 1 सेकंड में कह दिया फरार हो गए। हम मीडिया के खिलाफ भी एक्शन लेने जा रहे हैं। जब भी, जैसे भी, जहां भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बुलाएगी मौलाना साद साहब को या दूसरों को, वहां पर पेश होंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि मीडिया को रिफ्रेन करना चाहिए ऐसे अल्फाज लिखते वक्त। अभी तक क्या किसी एजेंसी ने कांटेक्ट किया है साद साहब से या आपसे बातचीत करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, या अभी तक हमसे या बयान लेने के लिए? अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कोई नोटिस नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कोई नोटिस नहीं आया है। अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। हमारे मांगने के बावजूद भी हमने व्हाट्सएप पे लिखा एसएचओ निज़ामुद्दीन को, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर पता लगा कि साहब क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच वालों से मांगा, उन्होंने नहीं दिया। फिर अब एक जो लास्ट रिकोर्स रह जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाएं, तो हमने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के पास में एप्लीकेशन लगाई है। चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऑनरेबल कोर्ट्स ही बंद है, तो उसमें जो मैकेनिज्म तैयार किया है उस मैकेनिज्म के तहत हमने एप्लीकेशन लगाई है। उसका निस्तारण जो होगा वो व्हाट्सएप के जरिए होगा या ऑनलाइन होगा, तो उसमें जो भी कुछ ऑर्डर आएगा वो आएगा। सर, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एसएचओ निजामुद्दीन बैठे हुए हैं और शायद मरकज के ही कुछ लोग बैठे हुए हैं उसमें, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इतने लोग इकट्ठे ना हो। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि लोगों को वहां से निकालने के लिए हमें परमिशन की जरूरत है। बिना परमिशन के काम हुआ था। अभी आपने देखा कि आनंद विहार स्टेशन पर या आनंद विहार बस स्टैंड पर लाखों लोग जमा हो गए, अफरा तफरी मच गई, कितने लोग उसमें मर गए। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन के लोग निकल गए। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहेगा, तो कैसे निकलते साहब वहां से? अब एसएचओ साहब बड़े हैं या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े हैं? फिर एक तरीकेकारी की बात है कि तरीकेकारी क्या है साहब? जब एसएचओ साहब ने कहा कि साहब निकल जाइए, ठीक है साहब निकलवा दीजिए, हम कहाँ मने कर रहे हैं? ये रहे हमारी लिस्ट, ये रहे हमारी गाड़ियां, ये रहे उनके नंबर, ये रहे लाइसेंस नंबर, परमिशन दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा परमिशन तो एडीएम साहब देंगे, एसडीएम साहब देंगे। एसडीएम साहब के पास चले गए एप्लीकेशन लेके, उन्होंने नहीं दी परमिशन। बोले डीएम साहब के पास जाओ, डीएम साहब के पास चले गए, उन्होंने नहीं दी परमिशन। तो 25 तारीख से ये खेल शुरू हुआ। 25 को परमिशन नहीं दी, 26 को परमिशन नहीं दी, 27 को परमिशन नहीं दी, 28 को परमिशन नहीं दी, 29 को परमिशन नहीं दी, 30 को परमिशन नहीं दी, 31 को एफआईआर कर रहे हो। इसका मतलब आप जानबूझ के केजरीवाल साहब ये काम कर रहे हो कि हम इन लोगों को यहां से निकलने नहीं देंगे। और ये लोग चूंकि सीधे साधे लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून को अपने हाथ में किसी हालत में लेंगे नहीं, तो ये लोग निकलेंगे नहीं अपने आप। तो इनके खिलाफ एफआईआर करा के और ये वाला हम गंदा खेल खेलेंगे कम्युनलिज्म का। तो ये पूरे का पूरा सांप्रदायिक राजनीति ये लोग कर रहे हैं और सांप्रदायिक राजनीति के तहत ये एफआईआर करी गई है और इसका कोई उद्देश्य है नहीं, या इसके अंदर कुछ तथ्य है। सच यही है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं, आपने भी दिखाए हैं कि 25 तारीख का लेटर है, रिसीविंग लेटर है, रिसीव्ड लेटर है। और क्या करें साहब? सर, जैसा कि शुरू में ये हो गया था कि मार्च के महीने से कोरोना चल रहा था लगातार और 12 तारीख को 13 तारीख को केजरीवाल जी ने भी कह दिया था कि भाई लोग इकट्ठे नहीं होंगे। उसके ये जो आपके फैक्ट्स हैं आपने करेक्ट करिए जरा से। केजरीवाल साहब ने 16 तारीख को किया है, 12 तारीख को नहीं कहा है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 24 तारीख को कहा है। ठीक है, तो अपने फैक्ट्स को जरा करेक्ट करिए। और 13 तारीख तक ये कहा गया था कोरोना वायरस हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारे। तो ये बात कहना कि सर कोरोना वायरस चल रहा था, लोग क्यों आ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि लोग तो यहाँ पर 24 आवर आते ही आते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसी जगहों पर गए हुए हैं कि जहां पर टेलीविजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मस्जिदों में टेलीविजन चलता नहीं है, आपको भी पता है, ओपन फैक्ट है, अखबार भी नहीं पढ़ते लोग,
तो आ रहे हैं बेचारे रिपोर्ट करने के लिए अपने कि जी हम आगे टाइम पूरा करके। लेकिन सर इन्हीं लोगों में से 24 लोग पॉजिटिव पाए गए पहले और कल 29। ये भी आपकी बात गलत है सर, ये डेटा है सर ये आपका जो डेटा आप बता रहे हो ना, कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया, बल्कि हमारे पास तो वीडियो है सीएमओ साहब की जो ये कहते हैं एलएनजेपी में जितने लोग एडमिट कराए गए थे किसी को कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब इनको कोरोना वायरस है, तो क्या आप, मैं सरकार से सवाल करता हूं, क्या आप उन्हें मरवाना चाहते थे? जब ये 25 तारीख से लगातार परमिशन मांग रहे हैं और आप परमिशन नहीं दे रहे उनको 31 तारीख तक, क्यों? आप इनको टेस्ट भी नहीं करवा रहे, क्यों? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की साजिश है कि इनके खिलाफ इनको मरवाएंगे भी, उनको ये भी करेंगे। भाई बीमारी भी क्या मजहब देख के आएगी? बीमारी तो किसी को भी होगी। बीमारी में क्या हिंदू भाइयों को नहीं हुई, हमारे क्रिश्चियंस भाइयों को नहीं हुई, हमारे बीमारी तो किसी को भी होगी ना। तो आप ये मुसलमान है मुस्लिम का इलाज नहीं करवाओगे, ये उनको मरने के लिए छोड़ दो, निकलवाओगे नहीं वहां से। तो इसमें तो गलती पर सीधे सीधे केजरीवाल साहब है, एफआईआर केजरीवाल साहब के खिलाफ होनी चाहिए और केजरीवाल के उन जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने परमिशन नहीं दी। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उन अफसरों ने परमिशन सिर्फ केजरीवाल साहब के दबाव में नहीं दी होगी। तो इसलिए एफआईआर बेसिकली इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। सर एक चीज सुनने में आया था कि मौलाना साद साहब जो है वो फोन का इस्तेमाल नहीं करते, क्या ये बात सही है? देखिए मौलाना साद साहब किसी फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए हमें अपॉइंट किया गया है और जो भी कुछ मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल आप ऐसे मानिए जैसे मौलाना साद साहब का स्टेटमेंट है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी। एक चीज और, क्या उन्होंने खुद को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया हुआ है, अपने आप को सेफ जगह पर रखा हुआ है? सर वो हमेशा ही 14 दिन के लिए नहीं, वो तो ऐसे हैं कि वो 24 आवर क्वारंटाइन रहते हैं, वो तो अल्लाह की इबादत में रहते हैं। वो तो जब यहाँ पर भी होते हैं मरकज में भी, तो सिर्फ उस वक्त बोलने के लिए आते हैं जब उन्होंने लोगों को एक कैडर देना होता है, जिसको कैडर कहते हैं हम, अदरवाइज यहाँ पर कहते हैं तरतीब देनी होती है। अच्छा, ठीक है, यानी वो दिल्ली में ही है अभी? दिल्ली में है, फोन ऑन है, कोई फोन तो उनके पास होता ही नहीं, सब कुछ है। आप बताइए, आप नोटिस दीजिए पुलिस हमें, मीडिया तो नोटिस नहीं देगी ना। बिल्कुल, मीडिया तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी ना, मीडिया तो ट्रायल नहीं करेगी ना। बिल्कुल। आप नोटिस दिलवाइए, हम पेश होंगे वहां पर। मीडिया ने किस आधार पर कह दिया कि साहब गायब है? ये अपने आप में कानूनी जुर्म है जो मीडिया कर रही है और मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं हम इस बात को लेकर। शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। साथ साथ नहीं बात करेंगे सर।